हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपी गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा। देखिए ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी में इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, डेफिनेटली इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। और एक चीज और भी है, ये हिंदी के लिए नहीं, ये पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर जीके के हिसाब से भी अगर आप देखें तो जीके में भी ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस चीज से भी बहुत सारे आर्टिकल पढ़ेंगे इसके बारे में, हिंदी के हिसाब से पढ़ेंगे, बोली क्या है, भाषा क्या है, उपभाषा क्या है, विभाषा क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लीजिए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन को मैंने नहीं लिया है, इसलिए जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो सारे ऑथेंटिक है क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इतने नहीं है, इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम किसने सुझाया। ठीक है, मतलब सबसे पहले किस व्यक्ति ने यह कहा कि हिंदी भाषा जो है वो भारत की राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा होनी चाहिए। तो ये कहा था राजा राममोहन राय ने। ठीक है, राजा राममोहन राय। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, राजा राममोहन राय। देखिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हुए चलूंगा ताकि आपकी बहुत हेल्प हो सके, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जीके का क्वेश्चन भी वहां पे आ रहे हैं। ठीक है, जीके के क्वेश्चन के लिहाज से भी लेके चलेंगे। देखिए राजा राममोहन राय, इन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको भी याद रखें। ठीक है, अच्छा, राजा राममोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, इस चीज को भी आप रखें। इन्हें अतीत और आधुनिक यानी नए जमाने का सेतु भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये इन्होंने सती प्रथा के अंत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, यानी सती प्रथा का अंत करवाने में भी इन्होंने किया था। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। और एक चीज आप और याद रखिएगा कि उस समय गवर्नर कौन था, वो था विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग। ठीक है, और इसका कार्यकाल 1828 से लेके 1833 तक रहा। ठीक है, सॉरी 35 तक। ठीक, तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा, मतलब इसकी अलग से फैक्ट, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम किसने सुझाया, राजा राममोहन राय ने। और एक चीज याद रखिएगा, इनकी समाधि कहाँ है, ब्रिस्टल में, लंदन में। ठीक है, अकबर द्वितीय की पेंशन बनवाने के लिए ये लंदन गए थे, वहीं पर इनकी डेथ हो गई थी। मेनिंजाइटिस बीमारी हो गई थी, इसके कारण उनको बुखार आ गया और इनकी डेथ हो गई थी। तो आप याद रखिएगा कि इनकी समाधि कहाँ है, ब्रिस्टल में, लंदन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। देखिए पाणिनि एक नाम है। ठीक है, पाणिनि एक नाम है। और संस्कृत का पाणिनि, क्योंकि संस्कृत व्याकरण पे जो किताब सबसे लिखी थी तो वो पाणिनि ने लिखी थी, तो संस्कृत के लिए आंसर होगा पाणिनि। ठीक है, इनकी किताब थी अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि की। ठीक है, लेकिन ये संस्कृत व्याकरण था। ठीक है, ये व्याकरण था संस्कृत व्याकरण। ठीक, पर हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, आपका आंसर होगा किशोरी दास वाजपेयी को। किशोरी दास वाजपेयी को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संस्कृत का पाणिनि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन के आने के चांस है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं। ठीक है, तो किशोरी दास वाजपेयी को। ठीक है, और पाणिनि एक लेखक हैं जिन्होंने संस्कृत के ऊपर सबसे पहले एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था अष्टाध्यायी। आगे देखिए, सुल्तानपुर, बहराइच, रायबरेली में कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए सुल्तानपुर, रायबरेली और बहराइच ये सारे जो जिले हैं ये लखनऊ के आसपास के हैं, और लखनऊ को हम जानते हैं अवध क्षेत्र के नाम से। ठीक है, लखनऊ को अवध के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी क्षेत्रों में अवधी भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अवधी भाषा बोली जाती है। अगर इसके पड़ोस में उन्नाव की बात कर लें, सीतापुर की बात कर लें, या कानपुर की बात कर लें, या लखनऊ की बात करें, सब में अवधी भाषा बोली जाती है। अगर आप पश्चिमी यूपी की बात करें तो वहां पर कौरवी भाषा बोली जाती है, उसे हम खड़ी बोली भी कहते हैं। ठीक है, तो वो होगा। ठीक है, आगे कुछ देखिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। ठीक है, यानी हिंदी को संवैधानिक रूप से कब अंगीकार किया गया, कब उसको अपनाया गया, तो आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, इसीलिए हर वर्ष हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। आपको बताना ये है कमेंट बॉक्स में कि विश्व हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। एक चीज रखिएगा, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि अक्सर ऑप्शन में आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों मिलता है, तो आपको आंसर राजभाषा पे मानना है, राष्ट्रभाषा पे नहीं है। ठीक है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, भारत की राजभाषा हिंदी है। और राजभाषा का मतलब होता है राजकाज करने की भाषा,
या जो भी प्रशासन चलाने के लिए भाषा होती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कुछ आर्टिकल लिखे हैं, देखिए हिंदी के बारे में पूरा प्रावधान संविधान में है, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, और इसका जो भाग है वो भाग है 17। तो इस चीज को भी आप देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत की जो भाषा है हिंदी, इसको किस भाग में लिखा गया है, तो भाग है 17, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। और पर्टिकुलर हिंदी की बात की जाए कि भारत की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी और उसकी लिपि जो होगी देवनागरी होगी, ये अनुच्छेद 343 में जिक्र है इसका। ठीक है, मतलब भारत की राजभाषा कौन सी होगी, हिंदी होगी, और उसकी लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। ठीक है, 344 के तहत क्या होता है, 344 के तहत एक राजभाषा आयोग के गठन करने का प्रावधान है। ठीक है, राजभाषा आयोग के गठन करने का प्रावधान है। तो ये दो आर्टिकल आप याद रखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 343 भारत की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। 344 इसके तहत राजभाषा आयोग का गठन होता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कितने साल में करता है, 5 साल में करता है। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन होता है। ठीक है, एक समिति बनती है और संसदीय समिति जो बनती है भाषा के आधार पर वो 10 वर्ष पे बनती है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, राज्यों की भाषा, ठीक है, राज्यों की भाषा या भाषाएं, ठीक है, ये कहां पर है, ये 345 में है। जैसे हमारे यूपी की 2 भाषाएं हैं, पहले नंबर की हिंदी और दूसरी है उर्दू। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि उर्दू को कब दूसरी भाषा घोषित किया गया यूपी की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे भी जिक्र करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, खड़ी बोली को हम कौरवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौरवी के नाम से जानते हैं। ठीक, खड़ी बोली को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो कौरवी के नाम से जानते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। और खड़ी बोली को हम मानक हिंदी भी कहते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है, चाहे आपका बुलंदशहर हो, चाहे आपका नोएडा हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, बागपत हो, शामली हो, इन सब इलाकों में जो भाषा बोली जाती है वो खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली को मानक हिंदी भी कहा जाता है, खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा क्योंकि स्लेट करते जितने क्वेश्चन है वो भी आप लिखते जाइए ताकि आपकी और भी आपको क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, इतना मिटा देते हैं ताकि चीजें दिखती रहें। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के लिए प्रावधान है। अभी हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का प्रावधान है और प्रत्येक 5 वर्ष पे एक राजभाषा आयोग का गठन करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। एक चीज आप इसमें और जोड़ लीजिए कि प्रथम राजभाषा आयोग जो बना था वो बना था 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। ठीक है, अगर आपको कुछ जीके के पॉइंट्स अब दे दें तो 1955 में ही हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था। यह भी आप याद रखिएगा क्योंकि पॉइंट इसका इससे रिलेट करता हुआ है तो आपको याद रहेगा। इसके तहत अगर आप कोई हिंदू दूसरी शादी करना चाहता है तो उसे पहले तलाक देना पड़ेगा। ठीक है, और 1955 में ही हिंदू विवाह अधिनियम आया और 1955 में ही बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग स्थापित हुआ। ठीक है, अच्छा, और क्या है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जी आप याद रखिएगा। ठीक है, ब्राह्मी लिपि, यानी कि अगर हम देवनागरी के और भी पीछे जाएं तो उस समय हम हिंदी की लिपि को हम ब्राह्मी लिपि कह सकते हैं। ब्राह्मी लिपि के बाद ही देवनागरी लिपि बनी और देवनागरी को ही में ही हम हिंदी लिखते हैं। यानी कि भारत की ज़्यादातर भाषाओं का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में हुई है। देखिए, एक लिपि खरोष्ठी लिपि भी होती है। खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, वो लिखी जाती है उर्दू। ठीक है, उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, खरोष्ठी लिपि में। और ब्राह्मी लिपि में जो कौन सी जाती है, हिंदी। वर्तमान रूप इसका क्या है, देवनागरी। ठीक है, तो भारत की अधिकतर भाषाओं का विकास जो हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में हुआ है भारत की, और खरोष्ठी लिपि जो है वो उर्दू है। अगर आपसे पूछे कि कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी कि उल्टी तरफ से सीधी की तरफ, तो आंसर होगा खरोष्ठी। अगर आपसे पूछे ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो ये बाएं से दाएं की ओर, जैसा कि हम लोग हिंदी लिखते हैं
उस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि उर्दू को हम लोग उस साइड से लिखते हुए इधर लाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि विभाषा किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए आप समझ लीजिए, यहाँ पे सारी लिखी होंगी बोली, उपभाषा, भाषा और विभाषा। देखिए अगर किसी छोटे इलाके पे कोई भाषा बोली जाती है, कोई छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, तो उसे हम बोलते हैं बोली, ठीक है। अगर बोली कुछ विकसित हो जाए और उसमें कुछ साहित्य की रचना होना शुरू हो जाए तो वो बन जाती है उपभाषा, समझ रहे हैं। यानी कि उसको अगर 4-5 जिलों में बोला जाए या थोड़ा सा उसमें विकास हो जाए, थोड़ी बहुत किताबें लिख दी जाए उसके ऊपर, कुछ साहित्यकार उसको एक्सेप्ट कर लें, तो उसे कहते हैं उपभाषा। और उसका जब और भी ज़्यादा विकास हो जाता है, यानी कुछ राज्यों में बोली जाए, 2-4 राज्यों में बोली जाए, यानी और ज़्यादा विकास हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे भाषा। जैसे कि हिंदी हमारी भाषा है, ठीक है, और ये वेल स्टैब्लिश्ड है, अच्छी तरीके से विकसित है, तो हिंदी क्या है, भाषा है, ठीक है। अच्छा उपभाषा छोटा क्षेत्र होता है। अच्छा विभाषा की बात करें, जैसे मान लीजिए हिंदी ही है, कोई विकसित भाषा है, अगर उसके अंतर्गत जो भाषाएं बोली जा रही हैं वो भाषाएं होंगी विभाषा, ठीक है। जैसे अगर हम बुंदेली की बात करें, ये है तो हिंदी ही, चाहे हम कन्नौजी की बात करें, ठीक है, चाहे हम खड़ी बोली की बात करें, चाहे हम अवधी की बात करें, तो ये सब क्या हैं, ये सब हिंदी के अंतर्गत ही बोली जा रही हैं। यानी किसी भाषा के अंतर्गत बोली जाने भाषाएं होंगी वो आपकी विभाषा होंगी। तो याद रखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि आप ये बताइए कि किसी भी बोली का अगर थोड़ा रूप विकसित हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, आंसर आपका होगा उपभाषा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, विभाषा किसे कहते हैं, विभाषा कहेंगे। इसकी एग्जांपल लिख लीजिए कि आपने समझ तो लिया ही है। जैसे आपका अवधी, बघेली, कन्नौजी, खड़ी बोली आदि भाषाएं विभाषाएं हैं, ठीक है। आगे देखिए मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। देखिए लिपि वाला क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए मराठी भाषा जो लिखी जाती है वो देवनागरी में ही लिखी जाती है, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा मराठी के साथ साथ अगर हम नेपाली की बात करें तो नेपाली भाषा भी देवनागरी में लिखी जाती है, ठीक है। बाकी हिंदी तो पता ही है आपको कि हिंदी की लिपि भी देवनागरी है, ठीक है। तो आपसे अगर ये पूछता कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तब भी आंसर आपका देवनागरी होता। मराठी भाषा पूछे तब भी देवनागरी में होगा। अगर आपसे हिंदी पूछे तो देवनागरी आपको पता ही है। अगर हम बात करें कि जो इंग्लिश है यानी कि अंग्रेजी है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो आपका होगा रोमन लिपि में, ठीक है। अच्छा रोमन में ही जर्मन भाषा भी लिखी जाती है और फ्रांसीसी भी लिखी जाती है, ठीक है। अगर जर्मन और फ्रांसीसी के बारे में बात करें तो भी आपका आंसर सेम होगा। यानी रोमन लिपि में इंग्लिश, जर्मन, फ्रांस लिखी जाती है, ठीक है। याद रखिएगा अगर आपसे पूछे कि पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है तो गुरुमुखी लिपि में, ठीक है, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पंजाबी पूछे तो गुरुमुखी, आपसे इंग्लिश पूछे तो रोमन, आपसे उर्दू पूछे तो खरोष्टी, आपसे हिंदी पूछे तो देवनागरी, ठीक है। मतलब सारी लिपियां आप नोट्स बना के याद रखिए, एक जगह पे आपको चीजें सारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आगे देखिए हिंदी शब्द किन लोगों के द्वारा दिया गया, ठीक है। हिंदी शब्द जो है वो ईरानियों के द्वारा दिया गया, ठीक है। अच्छा ईरान को पहले फारस कहते थे, तो अगर आपके ऑप्शन में फारसी भी आ जाए या फारसियों द्वारा दिया जाए तब भी आपका बात वही है। ईरान को पहले फारस के नाम से जाना जाता था। तो अगर आपसे पूछे हिंदी शब्द किन लोगों ने दिया, तो ईरानों ने दिया या फारसियों ने दिया, ठीक है। और वो लोग इसे सिंध के नाम पे, पहले जो लोग आते थे तो सिंध के नाम से, सिंध को उन्होंने हिंद कहा, ठीक है। और हिंद में उसके बाद ई जोड़ने के बाद वो हिंदी हो गया, ठीक है। तो सिंध से हिंद बना और हिंद के बाद उसको उन्होंने उसकी भाषा को हिंदी कहा। तो आपसे पूछे हिंदी शब्द किन लोगों के द्वारा दिया गया, ऑप्शन में या तो आपके ईरानी होगा या आपके फारसी होगा, जो भी ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा, क्योंकि इनमें से एक ही दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा पहले ईरान को पर्शिया के नाम से भी जानते थे, ठीक है। ये भी देख लीजिए कि ईरान का पूरा नाम क्या है, पर्शिया। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जीके के हैं वो भी मैं आपको लिखवाया जा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाएं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक अच्छा खासा जो है आपको फायदा मिलने वाला है इससे। देखिए 346 बात कर लेते हैं। देखिए 345 में क्या था, राज्यों की राजभाषा थी। 46 में राज्यों के बीच जो पत्राचार होगा वो होगी, ठीक है। समझ लीजिए 346 के तहत एक राज्य दूसरे राज्य से जो भी डॉक्यूमेंट लेन देन करेगा, जो भी पत्राचार करेगा, आपसे बात करेगा, तो वो किस भाषा में होगा, उसके तहत ये जिक्र 346 में है। अगर वो लोग आपसी करार कर लेते हैं तो वो हिंदी में भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए जिन राज्यों के बीच में हिंदी, मतलब जिस राज्य में हिंदी बोली जाती है, मान लो यूपी में, बिहार में हिंदी बोली, वहाँ दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई राज्य दूसरी भाषा बोलता है
और आप दूसरा राज्य दूसरी भाषा बोलता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप कौन सी भाषा होगी आप इसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपका आपसी करार हो जाता है तो आप हिंदी में एक दूसरे से पत्राचार कर सकते हैं। 347 क्या है? लोगों द्वारा बोली जानी भाषा, बोली जाने वाली भाषा। यानी कि अगर किसी क्षेत्र में कोई भाषा बोली जा रही है और वहां के लोग ये चाहते हैं कि उनकी भाषा को मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता दे सकता है। जैसे कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए, मेरी कोशिश है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएं, क्योंकि अगर आप टाइम यहाँ दे रहे हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा मिले तो बेटर है। देखिए, वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। ठीक है, कितनी भाषाएं? 22। जब देश आज़ाद हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस समय कितनी भाषाएं थी? 14। उसके बाद कितनी बढ़ी? 1। उसके बाद कितनी बढ़ी? 3। उसके बाद कितनी बढ़ी? 4। तो 14, 15, 3, 18, 4, 22। टोटल कितनी हो गई? 22। जो 15वीं बढ़ी वो कौन थी? सिंधी। जो बाकी 3 बढ़ी वो बढ़ी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और उसके बाद जो 4 बढ़ी वो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये 4 भाषाएं। देखिए, 4, 3, 7 और 1, 8, 14 में 8 जोड़ो 22। ठीक है। अगर आप इसमें बात करें कि सिंधी को कब जोड़ा गया, तो 1967 में जोड़ा गया। इन तीनों को 1992 में जोड़ा गया और इन चारों को 2003 में जोड़ा गया। ये भी याद रखिए। ये संशोधन 21वां था, ये संशोधन 92 नंबर का था और ये संशोधन 71वें नंबर का था और ये संशोधन 92 नंबर का था। ठीक है, 21वां, 71वां और 92 नंबर के संशोधन हुए जो भाषा से संबंधित हैं। सबसे पहले सिंधी जोड़ा गया 1967 में 21वें संशोधन द्वारा। ठीक है। अच्छा, 348 बात करें। 48 बहुत इंपॉर्टेंट है। 348 में क्या किया गया है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट या विधान सभा और जो लेजिस्लेचर, विधानसभा या विधानसभा कह लो, विधान परिषद कह लो। ठीक है, आप पार्लियामेंट मतलब लोकसभा कह सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की भाषा हो, चाहे हाई कोर्ट की भाषा हो, चाहे संसद की भाषा हो, चाहे विधानसभा की भाषा हो, चाहे विधान परिषद की भाषा हो, वो सारी भाषाएं कौन सी होंगी? 348 में होंगी। हालांकि इन सब की भाषा भी अंग्रेजी है। तो आंसर आपसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा किस अनुच्छेद के तहत डिफाइन की गई है, तो आंसर होगा 348। आपसे हाई कोर्ट की पूछे, सुप्रीम कोर्ट पूछे, संसद की पूछे, विधानसभा की पूछे, तो आंसर होगा 348। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा 348 को। ठीक है, 4-5 आर्टिकल, हालांकि आप सारे याद कर लें ज़्यादा बेटर है, लेकिन आपको याद नहीं हो रहा है तो 343, 44 और 48 और 50, 51 याद रखें। ठीक है, अगर कोई भी हिंदी भाषा से रिलेटेड अधिनियम बनेगा तो उसको राष्ट्रपति बनाएगा और राष्ट्रपति की सूचना के बिना या राष्ट्रपति की पूर्व सूचना के बिना आप उसको नहीं बना सकते। या कोई बिल अगर पारित होगा तो राष्ट्रपति सूचना होगा। किस आर्टिकल के तहत? 349 के तहत। अगर आपसे पूछे कि हिंदी से संबंधित कोई अधिनियम बनेगा तो किस अनुच्छेद में बनेगा, तो आंसर होगा 349। 350 और याद रखिए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है खासतौर से उन लोगों के लिए जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी और राष्ट्रपति एक अधिकारी भी नियुक्त करेगा उसकी भाषा से रिलेटेड। ये 350 में। ठीक है, 351 में क्या है? 351 में कहा गया है कि हिंदी का प्रचार। ठीक, अगर आपसे पूछे कि हिंदी का प्रचार प्रसार किस अनुच्छेद में है, तो आंसर होगा 351। केंद्र का यह अधिकार होगा या केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का उत्थान करे, उसका प्रचार करे, उसको प्रमोट करे। आंसर होगा 351। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सारे आर्टिकल एक जगह मैंने दिए, सारे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे तो पॉलिटी में भी आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, ये सारे आर्टिकल यहाँ से 343 लेके 351। दूसरा भाग कौन सा है? 17। कितनी भाषा इस समय है? 22। और अनुसूची कौन सी है? अच्छा, अनुसूची जो है वो है 8वीं। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8वीं अनुसूची है। ठीक, आगे देखिए, बोली का थोड़ा विकसित रूप क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको बताया
कि अगर बोली थोड़ी सी विकसित हो जाए तो उसे हम उपभाषा कहते हैं, ठीक है, उसे हम उपभाषा कहते हैं। हमने आपको बताया था सबसे छोटी बोली, फिर उसके बाद उपभाषा, फिर भाषा, ठीक है, और भाषा के अंदर कई सारी आती हैं विभाषा, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, मतलब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको और कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ना, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे बड़ी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो आप नोट जरूर बना लें इस चीज का। बोली का थोड़ा सा विकसित रूप क्या कहलाता है, देखिए इसका यहां से लिख देते हैं, आंसर होगा उपभाषा, ठीक। आप क्रम याद कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है, बोली, उसके बाद क्या होती है, उपभाषा, उसके बाद क्या होती है, भाषा, और भाषा के अंतर्गत ही क्या होती हैं, बहुत सारी विभाषा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, क्रम याद रखिए, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद करने वाला है। जयभट्ट के शिलालेख में, जयभट्ट के शिलालेख में सबसे पहले हिंदी का प्रयोग हुआ था। तो याद रखिएगा कि सबसे देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था, देवनागरी लिपि का, ठीक है। और देवनागरी लिपि किसकी भाषा की है, वो हिंदी भाषा की, ये भी याद रखिएगा। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी थी, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी थी, ठीक, भारत में कौन सी देश भाषा थी, तो आपका आंसर होगा ये थी पाली, ठीक है। भारत की प्रथम देश भाषा, देखिए सबसे, अगर आप हिंदी की आदि जननी कहें, आदि जननी हिंदी की, यानी कि हिंदी का सबसे पुराना रूप क्या है, तो आप कहेंगे संस्कृत। संस्कृत के बाद जो भाषा बनी वो थी पाली, पाली के बाद जो बनी वो थी प्राकृत, प्राकृत के बाद जो बनी वो बनी अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद बनी अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद बनी आज की हिंदी, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं मानक हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है। तो ये क्रम भी याद रखें कि सबसे पहली जो प्रथम देश भाषा थी वो पाली थी। अगर आपसे पूछे कि संस्कृत का अपभ्रंश कौन सा है, पाली, पाली का प्राकृत, प्राकृत का अपभ्रंश, अपभ्रंश का अवहट्ट, अवहट्ट के बाद हिंदी, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी थी, आंसर होगा पाली। और गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं, गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं वो सब पाली भाषा में दिए गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। पाली वहां की लोकल भाषा थी। आगे देखिए, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हैं, वो हैं अमीर खुसरो, ठीक है। इन्हें सितार व तबला का जनक माना जाता है, सितार व तबला, ठीक है। क्या देखिएगा कि अच्छा, अमीर खुसरो किसके काल में रहते थे, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है, वह है अमीर खुसरो, सितार तबला का जनक माना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी दरबार में रहते थे, ठीक है। इन्हें तोतिया हिंद कहा जाता है, ठीक है। ठीक, भारत का तोता भी इन्हें कहा जाता है, अमीर खुसरो को। आगे देखिए, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण होती है, लेकिन सार्थक इकाई पूछ रहा है, यहां पे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सार्थक इकाई होती है शब्द, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, वो होगा शब्द। अगर आपसे पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आंसर आपका होगा वर्ण, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो आपकी वर्ण है। अगर आपसे पूछे सार्थक सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द है। और आपसे पूछे कि बृहत्तम सार्थक इकाई कौन सी है, ठीक है, अगर लघुत्तम या बृहत्तम पूछता तो आपका आंसर हो जाता वाक्य, ठीक है। तो आपसे पूछे कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कौन सी है, शब्द, बृहत्तम सार्थक इकाई कौन सी है, वाक्य, और आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण, ठीक है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।